30 साल। 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त हो, बाहर घनघोर बारिश हो रही हो, आप एक सुनसान बस में अकेले बैठे हों और अचानक कोई अजनबी आकर आपसे ये कहे। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी का डायलॉग नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये हमारे अंदर के सबसे गहरे और अनजाने डर को ट्रिगर करता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम मॉडर्न इंडियन हॉरर और इन डिजिटल लोक कथाओं को डीकोड करने वाले हैं। हम 4 ऐसी कहानियों को गहराई से समझेंगे जो सच में रातों की नींद उड़ा देती हैं। एक शापित घर, एक भूतिया बस, एक रहस्यमयी लाइब्रेरी और एक बेहद खौफनाक कल्ट। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो हमें इतना डराता है। इनका डीएनए क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, आधुनिक हॉरर की संरचना। देखिए, इन कहानियों को अगर हम सिर्फ सस्ते भूत प्रेत के किस्से मान लेंगे तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये मॉडर्न जमाने की लोक कथाएं हैं और इनका एक अपना बहुत ही क्लियर और दिलचस्प स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इन कहानियों का एक रोड मैप बनाएं तो कुछ इस तरह का पैटर्न दिखता है। अलग अलग तरह की एंटिटीज हैं जो अलग अलग जगहों पर किसी खास मकसद से जुड़ी हैं। जैसे गोवा के द मेलो हाउस में 2 भाइयों की आपस की नफरत और बदले की आग है। कॉलेज लाइब्रेरी में एक ऐसी आत्मा फंसी है जो अपने मर्डर का इंसाफ मांग रही है। लेट नाइट बस में वो भूतिया यात्री हैं जो अपने उस भयानक ट्रॉमा को बार बार जी रहे हैं। और जंगल के खंडरों में मोलॉक नाम का एक दानव है जिसका कनेक्शन अमर होने की काली चाहत से है। मतलब हर कहानी का अपना एक बिल्कुल अलग फ्लेवर है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, रोजमर्रा की सेफ जगहों का करप्ट होना। सच बताऊं तो सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब आपकी सबसे सुरक्षित और आम जगह ही एक बुरा सपना बन जाए। तुषार की लेट नाइट बस राइड को ही देख लीजिए। रात के ठीक 12 बजे बस बिल्कुल खाली है, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद ठीक 12:02 पर अचानक बस लोगों से खचाखच भर जाती है। 12:05 पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी नजर आता है और 12:10 तक तुषार के सामने खून से लथपथ एक ऐसा साया बैठा है जो आराम से अखबार पढ़ रहा है। नोटिस किया आपने कैसे एक नॉर्मल सी बस राइड मिनट दर मिनट एक भयानक नाइटमेयर में बदल गई। ये जो धीरे धीरे सस्पेंस बिल्ड होता है ना, यही इसको इतना डेडली बनाता है। इन 2 जगहों का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ है गोवा का द मेलो हाउस, एक टिपिकल खंडहर जो दिखने में ही इतना डरावना है कि वहां कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक कॉलेज लाइब्रेरी तो शांति और सेफ्टी की जगह होती है ना। जब इस तरह की एक आम सुरक्षित जगह पर एक मारे गए लाइब्रेरियन की आत्मा अपना इंसाफ मांगती है तो डर दोगुना हो जाता है, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ के बहुत ज्यादा करीब है। और जब टेक्नोलॉजी भी धोखा दी जाए तब क्या करेंगे आप। जब अभय, उसके दोस्त और डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता उस हॉन्टेड लाइब्रेरी का सच जानने पहुंचे तो उनके सारे आधुनिक उपकरण फेल हो गए। ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा, फुल चार्ज्ड फ्लैशलाइट और फोन की बैटरी सेकंड्स में खत्म हो गई, किताबें अपने आप अलमारियों से उड़कर गिरने लगी और तापमान अचानक से माइनस में चला गया। ये एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जब सामना किसी ऐसी अनजानी शक्ति से हो तो आपके लेटेस्ट गैजेट्स किसी काम नहीं आने वाले। चलिए अब तीसरे पहलू की बात करते हैं, युवाओं का अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार इंसान खुद अपनी बर्बादी को इनवाइट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साफ चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। उदाहरण के लिए 19 साल के समर्थ को ही ले लेते हैं। द मेलो हाउस की इतनी खौफनाक कहानियां सुनने के बाद भी भाई साहब ने दोस्तों के उकसाने पर रात में वहां अकेले जाने का डेयर एक्सेप्ट कर लिया। ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये बस वो टिपिकल अहंकार था कि अरे ये सब तो बस फिल्मों में होता है, असलियत में थोड़ी ना भूत होते हैं। और क्या वार्निंग्स नहीं मिली उसे? बिल्कुल मिली। जंगल में एकदम से सन्नाटा छा जाना, एक बड़े पेड़ के तने पर जानवरों के नाखूनों के गहरे निशान, आसपास से आती सड़ते हुए मांस की ऐसी बदबू कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, और दीवारों पर बने बिना चेहरे वाले अजीबोगरीब कार्टून। लेकिन समर्थ ने इन सभी साफ इशारों को लिटरली इग्नोर कर दिया तब तक जब तक उसे एक खुली कब्र में खुद अपनी ही सड़ती हुई लाश नहीं दिख गई। अब खुद सोचिए, इस अहंकार का इससे ज्यादा भयानक अंजाम और क्या ही हो सकता है। अब इसके मुकाबले लाइब्रेरी वाले केस में अभय की अप्रोच देखिए। अभय ने भी 12 साल से बंद लाइब्रेरी के रूल्स तोड़े, उसने भी चेतावनियां इग्नोर की, लेकिन उसका कारण अहंकार नहीं था बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। वो बस सच तक पहुंचना चाहता था।
हालांकि सच तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स तोड़ने का अंजाम दोनों को ही भुगतना पड़ा और दोनों का ही सामना खतरनाक शक्तियों से हुआ। अब बढ़ते हैं इस विश्लेषण के सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग हिस्से की तरफ, काला जादू और धोखा। देखिए, कई बार सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स किसी और दुनिया के नहीं होते, बल्कि वो हमारे बीच ही इंसानी रूप में घूम रहे होते हैं। जरा इस डेटा पॉइंट को देखिए, नंबर 19। ये फैक्ट अपने आप में कितना चिलिंग है। जब राकेश नाम का एक सरकारी अफसर उस गांव में इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई है। ये कोई नॉर्मल ड्रॉप आउट रेट तो नहीं था ना। ये एक खौफनाक सबूत था कि कैसे अंधविश्वास असल में लोगों की जिंदगियां निगल रहा था। और ये सब किसके नाम पर हो रहा था? मूलक के बारे में बताया गया था कि ये एक ऐसी डरावनी एंटिटी है जिसका जिस्म तो इंसान का है पर सिर एक बैल का है और उसके पेट में आग की एक भट्टी जलती रहती है। गांव के सबसे सम्मानित पुजारी अघोरम ने पूरे गांव का ब्रेन वॉश कर दिया था। उन्हें लगता था कि ये दानव कोई भगवान है जो उनकी फसलों और गांव को बचाएगा। इस पूरे धोखे का प्रोसेस देखिए कितना कोल्ड और कैलकुलेटेड था। पहले मंत्रों से दानव को बुलाना, फिर एक मासूम बच्चे को उस आग के पेट में फेंक देना, उससे निकलने वाली काली ऊर्जा को हार्वेस्ट करना और आखिर में अमर होने और पूरी ताकत हासिल करने के लिए गांव वालों को बेवकूफ बनाना। इस पूरी प्रक्रिया में जो एक बेरहमी है ना, वही इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। तो आखिर असली मॉन्स्टर था कौन? राकेश ने जब परतें खोली तो सच सामने आया। असली मॉन्स्टर मूलक नहीं था। असली मॉन्स्टर तो खुद अघोरम का लालच और सत्ता की भूख थी। अपने आप को अमर बनाने के लिए उसने इंसानियत की आखिरी हद भी पार कर दी थी। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि लालच और अंधविश्वास इंसान को कहाँ तक गिरा सकता है। और अगर इसकी तुलना हम लाइब्रेरी के केस से करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। एक तरफ अघोरम का काला जादू था तो दूसरी तरफ बाबा सत्यदेव का शुद्ध अनुष्ठान। बाबा सत्यदेव ने आत्मा की शांति के लिए क्या किया? नमक की एक बाउंड्री बनाई, मंत्र पढ़ें और उस परेशान लाइब्रेरियन की आत्मा को वो सम्मान, कपड़े और प्रॉपर अंतिम संस्कार दिया जो उसे 20 साल से नहीं मिला था। एक अनुष्ठान का मकसद सिर्फ पावर और विनाश था, जबकि दूसरे का मकसद किसी को मुक्ति दिलाना था। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। आखिर आज के डिजिटल जमाने में भी ये मॉडर्न लोक कथाएं हमें इतना क्यों डराती हैं? इसका जवाब हमारी आम जिंदगी में छिपा है। ये कहानियां सीधे हमारे उन रोजमर्रा के डरों को टारगेट करती हैं जिन्हें हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। खराब मौसम में अकेले लेट नाइट सफर करना, किसी बड़े प्रोफेसर या पंडित पर आंख बंद करके भरोसा करना, अपने ही शहर की किसी वीरान जगह पे क्यूरियोसिटी में चले जाना, और सबसे बड़ा, अतीत के किसी अनसुलझे अन्याय का अदृश्य बोझ। ये कहानियां हमें रियलाइज कराती हैं कि डर कोई दूर की फैंटेसी नहीं है, वो हमारी नॉर्मल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। और डर का ये साइकिल बस कहानी खत्म होने पर नहीं रुकता। समर्थ की उस रात का ट्रॉमा कभी खत्म नहीं हुआ, वो एक परमानेंट स्कार बन गया। उस लाइब्रेरियन की आत्मा को सिर्फ सच सामने लाने के लिए 20 साल तक अकेले तड़पना पड़ा। हमारे हर एक्शन के कुछ परिणाम होते हैं और अतीत की परछाइयां आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसी बात जो सच में काफी परेशान करती है। अघोरम के मरने के बरसों बाद जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था, तब एक रात उसके खुद के बेटे ने जमीन खोदकर उस मोलक की मूर्ति को वापस निकाल लिया और उसमें अपने पिता की आत्मा स्थापित कर दी। तो क्या जब हम अतीत की चेतावनियों को भूल जाते हैं तो ये भयानक सपने एक नए रूप में वापस आ जाते हैं? ये एक ऐसा खौफनाक सवाल है जिसका जवाब शायद हम में से कोई सच में फेस नहीं करना चाहता। इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।